हेलो बच्चों, नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा मित्र क्लासेस पर। तो बेटा, आज आपके पास ये जो हम नया सेशन करने वाले हैं आज, ये आपका बीपीएससी मैथमेटिक्स के लिए कंट्रोल सेशन है। इससे पहले आपको 3-4 क्लास ऑलरेडी मिल चुकी हैं और उसी सीरीज में हम आपको ये नई क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि आज किस तरह क्वेश्चंस लेकर आए हैं हम। ठीक है, आइए देखते हैं। अब जो पहला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे रखा गया है बेटा बेटा ये आपका रखा गया है हाइट एंड डिस्टेंस, या फिर ये कहा जाए कि ऊंचाई और दूरी है क्या। यहाँ पर हम कुछ जो इस्तेमाल है वो करते हैं त्रिकोणमिति का, ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, बट ये उतना जो है डिफिकल्ट नहीं होता। आप इसको अगर कुछ 3-4 बातें ध्यान रखें तो बहुत आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, होता क्या है क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है बच्चों को, वो किस में आती है, उनको लगता है कि अगर डायग्राम ड्रॉ नहीं हुआ तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसीलिए पहले जरा इसी बात को समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि डायग्राम जो है, ये प्रॉब्लम आ रही है डायग्राम ड्रॉ करने की, ये क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है और किस तरह से निपट सकते हैं। ठीक है, देखिए एक बात ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि जब भी क्वेश्चन जो है वो हाइट एंड डिस्टेंस से आएगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से आएगा, या फिर आप कहें ऊंचाई और दूरी से आएगा, तो क्या होगा, आपके पास जो डायग्राम्स हैं वो कुछ कैटेगरीज में ही बनते हैं, कुछ तरह के ही बनते हैं। ठीक है, बट उसमें भी सबसे पहले आपको एक चीज देखनी है कि क्वेश्चन के अंदर आपको जो एंगल दिए गए हैं, ठीक है, जो एंगल दिए गए हैं वो एंगल, एक एंगल दिया गया है या फिर दो एंगल दिए गए हैं, क्योंकि इन दोनों में ही बेटा क्या होता है, ये दोनों ही जो कैटेगरीज हैं अलग अलग क्वेश्चन के लिए बनाई गई हैं। जब क्वेश्चन में एक एंगल दिया होता है तो वो एक इजी कैटेगरी क्वेश्चन होता है और उसको अटेम्प्ट करने के लिए बहुत आसान तरीका है जो कि आराम से सॉल्व हो सकता है। उसमें सिर्फ एक ही ट्रायंगल बनता है। फॉर एग्जांपल, आपसे अगर कहा गया कि एक ट्री है, ठीक है, और ट्री का जो टॉप है, जो उसकी सबसे ऊपर की जो शाखा है या फिर जो उसकी पत्ती है, उसको अगर जमीन से देखा जाए तो 30 डिग्री का कोण बनता है। तो भाई ये आपका पेड़ हो गया और ये वो पॉइंट हो गया जहां से आप इसको टॉप को देख रहे हो। तो जो कोण बनता है ग्राउंड पर वो बनता है 30 डिग्री, और ये इतना ही सिंपल होता है। अब अगर आपसे ये कह दिया जाए कि ये दूरी जो है, मान लें अगर ये दूरी जो है वो x है, तो बच्चा ये बताओ कि h कैसे निकलेगी। कह लिया हमने कि x जो है वो 10 मीटर है, x जो है वो 10 मीटर है, तो h कैसे निकलेगी। तो सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। ठीक है, ध्यान सुनना, सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। आसान तरीका क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ 3 चीज ध्यान रखनी होती है। क्या क्या, एक ध्यान रखना होता है P/H, दूसरा ध्यान रखना होता है B/H, और तीसरा ध्यान रखना होता है P/B। ठीक है, बात थोड़ी सी लंबी लगेगी, ये सबके लिए हो रहा है, इसलिए हम इसको प्रॉपरली नॉर्मल तरीके से लेकर चल रहे हैं। थोड़ा बेसिक की बात करेंगे, फिर सीधा क्वेश्चन पे आएंगे। अगर आपको चीजें आती हैं तो आप वीडियो को 4 से 5 मिनट, 3 मिनट स्किप कर सकते हैं। ठीक है, और हम यहां से कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम ये 3 चीजें देखते हैं। ये 3 चीजें हैं तो क्या तीनों इस्तेमाल करनी है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसको यूज कैसे करना होता है, बात यह आएगी कि देखो, ऐसा है कि जब भी आपको कोई त्रिभुज मिलेगा, कोई ट्रायंगल मिलेगा जिसमें राइट एंगल यानी कि समकोण होगा ही होगा, अदरवाइज आप इसके अंदर ऊंचाई और दूरी या ट्रिग्नोमेट्री का कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर यहां पर जो कोण है वो समकोण है तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, और हमेशा समकोण त्रिभुज के अंदर 3 चीजें होती हैं। ठीक है, हमेशा समकोण त्रिभुज के अंदर 3 चीजें होती हैं। क्या क्या होता है? एक होता है हाइपोटेन्यूज, जिसको आप कर्ण कहते हो, सही कहता हूं? ठीक है, इसको आप कर्ण कहते हो। दूसरा होता है आपका परपेंडिकुलर, जिसको आप लंब कहते हो। ठीक है, और तीसरा होता है बेस, जिसको आप आधार कहते हो। सही बात है, ये 3 चीजें होती हैं। अच्छा, तो अब जाना कैसे जाएगा कि कौन परपेंडिकुलर है, कौन हाइपोटेन्यूज है, कौन बेस है। तो ध्यान रहे, हमेशा जो 90 डिग्री के कोण के सामने भुजा होगी वो कर्ण होगी। ठीक है, इसके बाद में जो कोण आपने लिया है, जैसे कि हमने सी कोण ले लिया, जो इसके सामने, मैं इसको थीटा मानता हूं। ठीक है, मैं इसको थीटा मानता हूं, इसको हटाते अभी यहां से, पहले जरा इसी बात कवर कर लेते हैं। अब जो कोण आपने लिया है उसको थीटा माना है, जो थीटा के सामने होगा वो आपका परपेंडिकुलर लंब होगा, और जो तीसरी साइड बच गई वो आपकी आधार हो जाएगी। ये बात ध्यान रहेगी। 90 के सामने कौन है? हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है। थीटा के सामने कौन है? लंब है।
परपेंडिकुलर, और जो तीसरा बच गया वो खुद ही आपका आधार या फिर कहा जाए बेस कहलाएगा। अब हमको ये देखना है कि इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है। तो भाई ये हो गया आपका कर्ण, ठीक है, ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार, ठीक है ना। ये थीटा के सामने था तो कर्ण हो गया, और ये 90 के सामने है, सॉरी छोटी सी गलती हो गई, ये थीटा के सामने था तो ये लंब हो गया, ठीक है, और ये 90 के सामने है तो ये कर्ण हो गया, ठीक है। अच्छा, तो जो बच गया वो आधार है, ठीक है, जो बच गया वो आधार है। अब यहां पर देखो कि आपको लंब निकालना है और आधार दिया हुआ है, यानी कि आपको परपेंडिकुलर निकालना है और बेस दिया हुआ है, तो हम यूज करेंगे P अपॉन बी। अभी P अपॉन बी क्या होता है भाई, यहां से शुरू करो, ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, और ये होता है टैन थीटा, ठीक है, तीन चीजें होती हैं। तो अब मुझे ये वाला यूज करना है, तो मैं सीधा यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा। क्या वैल्यू पुट करूंगा, मैं कहूंगा कि भाई जो टैन थीटा है वो तो टैन कितना है 30 है, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मुझे फाइंड आउट करना था, उसमें एच माना हुआ था, बेस मेरा 10 था, तो यहां से एच की वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगी 10 मल्टीप्लाई 1/√3, और यहां से आपको एच का आंसर मिल जाएगा। यानी कि आपको वो पेयर ढूंढना है, वो जोड़ा ढूंढना है जिसके थ्रू आप आंसर निकाल सको। अगर यहीं पर कर्ण निकालना होता और मुझे आधार दिया होता तो मैं कॉस थीटा यूज कर रहा होता, समझते हो बात को। अगर मुझे कर्ण दिया होता और मुझे आधार निकालना होता तो मैं कॉस थीटा यूज कर रहा होता, वहीं पर कर्ण दिया होता और लंब निकालना होता तो मैं साइन थीटा यूज कर रहा होता। इस तरीके से हम ये देख लेते हैं कि हमें कौन सा यहां पर फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अनुपात इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये तो बात हुई जो हम एक ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल में क्या होगा, एक ट्रायंगल होगा उसमें 90 डिग्री कोण होगा, उसके अंदर एक कोण जो होगा वो न्यून कोण होगा, यानी कि ये न्यून कोण जो 90 से कम होता है, ठीक है। अब हम उसमें क्या देख लेते हैं, ये देखते हैं कि हमें कौन सी भुजा दे रखी है और कौन सी भुजा निकालनी है, और उसका जो जोड़ा बनता है उसके हिसाब से इन तीन में से एक को चुनकर फॉर्मूला लगा देते हैं, तो आपको वो भुजा मिल जाती है जो निकालनी होती है। अब ये तो हुआ जब हम बात कर रहे हैं एक कोण और एक त्रिभुज दिया हो तब। दूसरा हमारा यहां पर क्या होगा, जब हमारे पास कितने कोण हो, दो कोण, ठीक है, कितने कोण हो, दो कोण। अच्छा भाई, अब अगर दो एंगल होंगे तो ट्रायंगल कैसा कैसे बन सकता है, देखो दो तरह की वैरायटी ज्यादा आती हैं इसके अंदर, इसलिए आप डायग्राम को समझ सकेंगे। यहां पर एक ट्रायंगल ऐसे बन जाता है और दूसरा ट्रायंगल इसी के अंदर होता है। आपको दो कोण दे रखे होते हैं, एक यहां पे लिखा जाता है मान लो थीटा है, एक यहां पे लिखा जाता है मान लो अल्फा है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि इस तरह से हो, एक कोण यहां दे रखा हो थीटा और ये बड़ा वाला कोण दे रखा हो मान लो, ठीक है। ये दो सबसे मेजर जो है डायग्राम्स बनते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है अगर हम अपने क्वेश्चन पे आए तो देखो जरा, नहीं तो ये बात बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, और फिर आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो जरा अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करते हैं। तो क्या है, 150 मीटर ऊंचाई, एक मीनार, ऊंचाई की एक मीनार के शीर्ष से सड़क पर खड़ी एक कार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। देखो अब क्या कहा इसने कि एक ना 150 मीटर ऊंची, यहां बनाते हैं इसको इधर, एक 150 मीटर ऊंची एक मीनार है जिसके शीर्ष से, ठीक है, शीर्ष से सड़क पर खड़े, मान लो कि यहां पर, ठीक है, सड़क पर खड़ी एक कार का अवनमन कोण, अब ध्यान रहे अवनमन कोण यहां बनता है, ठीक है, यहां बनता है, ठीक है, वो है 30 डिग्री। तो हम इस 30 डिग्री वाले कोण को उठा के यहां बना देते हैं, क्योंकि ये कैसे एंगल होगा, ये हो गया आपके ऑल्टरनेट एंगल। अच्छा, तो अब ये बताया जाए कि मीनार की दूरी कार से कितनी है, यानी कि आपको ये निकालना है। अब वापस आते हैं अपनी उस बात पर जहां पे हमने ये सीखा था कि हम सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के जहां पे एक एंगल दिया होता है हम ये देखते हैं कि कौन सी भुजा हमारी कर्ण है, कौन सी भुजा हमारे पास लंब है और आधार है। यहां पे देखा जाए तो कर्ण से कोई काम नहीं है मुझे, मैंने इसे कर्ण क्यों बोल दिया, क्योंकि ये 90 के सामने है, ठीक है। अच्छा, तो फिर थीटा के सामने कौन है, ये भुजा थीटा के सामने है, तो ये परपेंडिकुलर हो गई, तो ये अपना आधार हो गया।
तो आधार निकालना है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या कहा मैंने, आधार निकालना है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है। दोबारा से क्या आ जाएगा, आधार और लंब की बात हो रही है तो tan थीटा आएगा। अगर हम tan थीटा यूज कर रहे हैं तो मेरा क्वेश्चन यहां से क्या बन जाता है कि tan थीटा कितना है 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, हमारे पास परपेंडिकुलर है जो लंब है वो 150 है, आधार को हमने x मान रखा है, यहाँ पर हम लिखते हैं 1/√3 क्योंकि tan थीटा की वैल्यू होती है, और 150 अपॉन में x कर देते हैं तो x की वैल्यू जाती है 150√3 मीटर। ठीक है। अब अभी यहाँ पर मैंने जो दो ट्रायंगल वाला केस था वो थोड़ा छोड़ दिया है क्योंकि अभी आगे क्वेश्चन आएंगे तो हम उसको वहां पे और ज्यादा प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक बार फिर से इस चीज को देख लेना कि किस तरह से कर्ण को लंब को चुनना होता है, फॉर्मूला किस तरह से निकाला जाता है। बट इसमें एक चीज ये है कि आपको वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के लिए, 30, 45 और 60 डिग्री के लिए आपको वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। इसमें कोई चीज, कोई और बात नहीं हो सकती। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, पहले जरा वैसे ही क्वेश्चन अगर है तो मैं देखता हूं। चलिए पहले यही पकड़ते हैं। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास दो नंबर है। अच्छा, कौन कौन है, एक तो a है और एक b है। ठीक है, मान लीजिए a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं। कैसे कि जो a की वैल्यू है वो है p³ और q की पावर 4 और जो b की वैल्यू है वो है p² और q की पावर 3। ठीक है, अच्छा तो फिर यहां पर आप बताइए कि इनका HCF और LCM जो है, अगर P की पावर m और Q की पावर n है और LCM जो है वो P की पावर r और Q की पावर s है, तो आप ये बताइए कि m प्लस n इंटू r प्लस s कितना होगा। यानी पहले मुझे तो mn और rs निकाल लें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले मुझे HCF निकालना पड़ेगा। तो मैं HCF सीधा यहीं पर निकाल देता हूं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे HCF निकालने जा रहा हूं तो अब यहाँ पर HCF निकलता कैसे है, देखिए पिछली वीडियो में डिस्कस भी करा हुआ है। ठीक है, पुरानी वीडियोस के अंदर बात करी हुई है ये बहुत बार। जब भी हमें HCF निकालना होता है तो जो भी आपके प्राइम नंबर होते हैं, जो भी आपके कॉमन प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, जो समान आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है, समान अभाज्य संख्याएं होती हैं, उनका यहां पे लिखा है हाईएस्ट, तो आप छोटी पावर ले लेते हो। फिर से सुनो, जो भी समान अभाज्य संख्याएं हैं उनकी छोटी पावर ले लेते हैं और यहां पर लिख देते हैं। तो देखो समान, देखो p यहां भी है और यहां भी है तो समान हो गया। ठीक है, अब इसकी छोटी पावर, h का मतलब हाई है, आप उल्टा सोचोगे छोटी पावर, तो यहाँ 3 है यहाँ 2 है तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, दूसरी समान कौन है भाई, q है। ठीक है, इसकी छोटी पावर कितनी है, यहाँ 4 है यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 लिख दिया। ये मिल गया मुझे HCF। तो देखो m की वैल्यू क्या जाती है, m की वैल्यू यहाँ जाती है 2 और n की वैल्यू जाती है 3। कैसे निकला, m को इससे कंपेयर हो गया, n इससे कंपेयर हो गया। ठीक है, अब बात आती है एलसीएम की। एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम में बेटा हम करते हैं जो भी प्राइम नंबर्स लिखे हैं। अब यहां पर देखो एल का मतलब लोएस्ट होता है, छोटा, ठीक है, लघुत्तम है। तो फिर इसमें हम बड़ी पावर देखते हैं, उल्टा है, मैंने वहां भी कहा था उल्टा है, यहां भी उल्टा है। तो अगर p की बात करें तो p की अधिकतम जो घात है वो 3 है और q की जो अधिकतम घात है वो 4 है। अगर इसको देखा जाए तो r की वैल्यू 3 आ जाती है और s की वैल्यू यहां से 4 आ जाती है। करना क्या है, m प्लस n को यानी कि 5 को यहां पर लिख देता हूं एक बार, m प्लस n को गुणा करना है r प्लस s से, तो 2 प्लस 3 को गुणा करना है 3 प्लस 4 से, तो 5 इंटू 7 आपका उत्तर बनता है 35। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं फटाफट से। अब यहाँ पे दो समीकरण दे रखे हैं आपको, ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर रैखिक समीकरण की बात करने वाले हैं जहां पर आपसे ये कहा जाएगा
कि इनका जो हल है, जो इनका सॉल्यूशन है वो कैसा है। अब वो सॉल्यूशन दो तरह का होता है, अभी सिर्फ इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिकली बातें करेंगे। तो क्या कहा मैंने कि जब भी हम दो लाइनें लेते हैं यानी कि दो रेखाएं लेते हैं तो जो उनके हल निकलते हैं वो कैसे होते हैं, वो दो तरह के हो सकते हैं। कैसा, या तो जो भुजाएं नहीं, जो रेखाएं हैं वो कट सकती हैं और एक दूसरे के ऊपर बन सकती हैं, इधर और इधर। ठीक है, चाहो तो इसे एक डिफरेंट रंग से बीच में ऐसे दिखा दो, एक भुजा, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई। इन दोनों ही केस में ध्यान रहे, इन दोनों ही केस में हम कहते हैं कि ये संगत है। ध्यान रहे, संगत है। ठीक है, इंग्लिश में हम कहेंगे कि कंसिस्टेंट है। क्या कहेंगे, इंग्लिश में हम कहेंगे कि कंसिस्टेंट है। ठीक है, लेकिन अगर एक रेखा ऐसे बनती है और दूसरी रेखा इसी के पैरेलल यानी कि समानांतर बन जाती है, तब हम कहते हैं कि ये असंगत है। ठीक है, या फिर कहा जाए इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर हमसे असंगत की ही बात हो रही है, तो हमें सिर्फ ये वाला केस पढ़ना है, तो मैं ये केस यहां से हटा रहा हूं। ठीक है, अब जब हम असंगत की बात करते हैं तो होता क्या है, जब हम असंगत की बात करते हैं तो जो भी हमारे पास में यहां a1 अपॉन में a2 जो होता है वो b1 अपॉन में b2 होता है, और जो कि c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, ये हमसे कह रहा है कि k का मान निकाल के बताओ, तो हम सिर्फ और सिर्फ ये पहले दो अनुपात को लेकर चलेंगे। अब a1 का मतलब यहां पे हुआ 3, ठीक है, a2 का मतलब यहां पे हुआ 2k माइनस 1 इक्वल्स टू b1 मेरा यहां पे होगा 1, ध्यान रहे अगर कुछ नहीं लिखा तो 1 है, और b2 हो गया k माइनस 1। ठीक है, और बस इतना ही आसान है ये। आपको सिर्फ यहाँ पे ये ध्यान रखना होता है कि जो आपको समीकरण दिए हुए हैं, जो आपको रेखाएं दी हुई हैं, उनका हल कैसा है। ठीक है, कि वो संगत है या फिर वो असंगत है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो आसानी से आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये कुछ ज्यादा ही इजी हो गया। ठीक है भाई, बढ़िया, सही चल रहा है। आसान क्वेश्चन था बट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मत कहना कि सर ये क्या करा रहे हो, ये सब आपके एग्जाम के क्वेश्चन हैं, आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एकदम से चेंज हो गया, हम दोबारा पहुंच गए ट्रिग्नोमेट्री पर। पहले हमने जो पहला क्वेश्चन किया था वो था आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, दूसरा हमने कर लिया एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, अभी हम जो अब निपटा के आए थे वो हम कर रहे थे यहाँ पर रेखाओं की बात। अब नया टॉपिक एक और क्या, अभी एक्चुअल में त्रिकोणमिति आ गई है और क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। देखो है क्या, क्वेश्चन करने का आपको दो तरीके सिखाऊंगा, एक प्रॉपर वे जिससे आप इसको बहुत सही समझ सकते हैं फॉर्मूलाज के साथ, और एक शॉर्ट वे। ठीक है, इसलिए फिर से पहले ही कह दूं कि अगर आपको इसका शॉर्ट वे समझना है तो वीडियो को 4 मिनट 3 मिनट स्किप कर देना। ठीक है, पहले जरा एक सही सा जो वे है वो समझते हैं। देखो आपसे क्या कहा गया है, आपको जो मान निकालना है वो निकालना है tan x प्लस कॉट एक्स का। अगर हम tan x प्लस कॉट एक्स की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखते हैं जरा इसको, अगर हम tan x प्लस कॉट एक्स की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रहे, अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करोगे, साइन कॉस में चेंज करोगे। अगर आप साइन कॉस में चेंज करते हो तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। ठीक है, प्लस अब कॉट क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। आपको क्या करना चाहिए भाई, आपको लेना चाहिए यहाँ पर एलसीएम। तो एलसीएम में इधर कॉस एक्स इंटू साइन एक्स आ जाएगा। इससे क्या मिलेगा, इससे यहां मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहां बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला लगाने भी होते हैं और पहचानने भी होते हैं। मतलब समझ बात क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया था, इसको हमने साइन अपॉन कॉस लिखा था, लेकिन अब मैं क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला पहचानने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो हम इस पूरे के बदले सीधा 1 लिख देंगे और यहां पर बचा कॉस एक्स गुणा साइन एक्स।
ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला लगाना भी आना चाहिए और पहचानना भी आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे आगे क्वेश्चन रुक जाते हैं, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, तो अब क्या करना चाहिए। तो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन का जो गिवन पार्ट है उसे उठाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन गिवन पार्ट हमसे कह रहा था कि अगर मैं साइन एक्स में और कॉस एक्स प्लस कर दूं तो आंसर जो है वो √2 आता है। तो मैं ऐसा कहता हूं कि ना आप इसको दोनों तरफ ना स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ इसका आप स्क्वायर कर दो, तो यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स गुणा कॉस एक्स, और √2 का स्क्वायर जो 2 होता है। अब अगर जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो क्वेश्चन को यहीं पे देख के पकड़ लेंगे कि क्या होने वाला है। ठीक है, आपको ये वैल्यू यहाँ दिखाई पड़ रही है, आपको यही वैल्यू यहाँ भी दिखाई पड़ रही होगी। अब क्या करा जाएगा भाई, इसकी वैल्यू 1 होती है, अभी बात करी है, तो इंटू 2 साइन एक्स एंड कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 2। तो मैं ये 2 इधर, ये 1 इधर भेज देता हूं, तो जो 2 साइन एक्स कॉस एक्स होगा 1 निकल आएगा, या फिर ये कहा जाए कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का जो मान है वो 1/2 निकल आएगा, जिसको उठा के यहां पुट कर देंगे ऐसे, तो ये 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर देगा 2। ठीक है, ये तो वो आपको प्रॉपर वे। अब ये तो बहुत लंबा हो गया ना, अगर आप पहली बार ट्राई करो तो बहुत देर लगा दोगे, सेकेंड टाइम करोगे जल्दी कर दोगे। अब आते हैं बात पर कि अब ये क्वेश्चन, स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है शॉर्ट वे में। ठीक है, तो देखो शॉर्ट वे की बात ये है, प्लस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये आ रही है कि यहाँ पे हम साइन एक्स और कॉस एक्स ऐड कर रहे हैं, आंसर √2 आ रहा है। साइन का एंगल और कॉस का एंगल सेम दिया हुआ है ना। तो अगर आपको वैल्यूज पता है एंगल्स की, तो इस क्वेश्चन को आप तोड़ सकते हो। कैसे तोड़ सकते हो, अब एक छोटी सी बात ध्यान से सुन लेना मेरी, यहाँ पर एक ऐसे करके छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं, इतने में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो, अगर मैं साइन 45 डिग्री लूं और कॉस का भी 45 डिग्री ही लूं, दोनों में एंगल सेम लेने की क्या जरूरत है, क्योंकि यहां भी एक्स लिखा है, यहां भी एक्स लिखा है, तो एंगल सेम होना चाहिए। इसकी वैल्यू भी 1/√2 ही होती है और इसकी वैल्यू भी 1/√2 ही होती है। ठीक है, अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो साइन 45 और कॉस 45 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1/√2 प्लस 1/√2, जिसको जोड़कर आप लिखोगे 2/√2, जो कि कटने के बाद √2 आंसर दे देगा। ठीक है, तो इससे क्या साबित हुआ, इससे साबित ये हुआ कि x का मान 45 है। इससे साबित ये हुआ कि x का मान 45 है। अगर x का मान 45 है तो tan 45 और cot 45। अब मैंने इसलिए कहा था कि आपको इस तरह से क्वेश्चन करने के लिए एंगल्स की वैल्यूज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर tan 45 को मालूम है तो आप कहोगे ये 1 होता है, cot 45 वो भी 1 होता है, तो आंसर क्या निकल आएगा, 2। सही है। अब आपको जो तरीका सही लगे आप उस तरह से क्वेश्चन को सीख कर जाइए। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन को करके आइए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल जो है बड़ा ही प्यारा सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल है। ठीक है, ध्यान से देखना, बड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के अगर नजरिए से देखा जाए तो। सुनो मेरी बात, क्वेश्चन कहता है एक घनाभ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 6√3 सेंटीमीटर है। LBH अलग से नहीं दिए, आपको जोड़ के दिए हुए हैं। इसके अलावा इसके विकर्ण की लंबाई जो डायगोनल होता है, इसके विकर्ण की लंबाई जो है वो 2√3 है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अब इसे करने के लिए मैं नेक्स्ट पेज पर आता हूं जरा। देखो आपको दो बातें कही हुई है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं पहले कह चुका हूं बहुत सुंदर क्वेश्चन है। दो बातें आपको दी हुई हैं, ध्यान से देखना, सुनना। आपसे कहा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो योग है, ठीक है, वो है 6√3। और आपसे ये कहा गया कि जो इसका विकर्ण होता है, जो इसका डायगोनल होता है, क्या होता है, विकर्ण होता है।
वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2√3। इसकी वैल्यू दी हुई है 2√3। ठीक है। अच्छा, निकालना क्या है, निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बार जरा इसको भी लिख के रख लेते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा होता है जिसको आप कहते हो TSA, जो कि होता है 2LB BH और HL। ये तीन बातें हैं मेरे पास। ठीक है। अब क्वेश्चन कुछ करा करा कैसे जाए, शुरू कहां से करना है, तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनना कि यहां जो मैंने विकर्ण लिख दिया है, आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है √L², B² H², जिसका मान आपको 2√3 दे रखा है। ठीक है, यहां तक की बात भी। चलिए, तो अगर मैं इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, तो यहां से रूट हट जाएगा। L² B² H² किसके बराबर जाएगा, 4 × 3 यानी कि 12 के बराबर जाएगा। ठीक है। अब होता है क्वेश्चन में सबसे जरूरी स्टेप शुरू। ठीक है, अभी तक हम क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ फॉर्म कर रहे थे, बना रहे थे। अब शुरू होता है क्वेश्चन का सबसे जरूरी स्टेप। और सबसे जरूरी स्टेप के अंदर हम क्या कहेंगे कि क्या होना चाहिए, हम यहां पर L + B + H इसको लेते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और इसका स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होगा, अब यहां पर फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, x + y + z के होल स्क्वायर का। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, आप मेरे साथ लिख लीजिएगा। फॉर्मूला होता है x² + y² + z²। ठीक है, आगे 2xy 2yz और 2zx। ठीक है, यहां तक बात ध्यान रहेगी। तो आगे सुनो आप, अब ध्यान से देखना क्या क्या है हमारे पास। क्या मेरे पास इसकी वैल्यू है, आप कहोगे जी बिल्कुल है। तो हमने यहां पे लिखा 6√3 का स्क्वायर। अब कहेंगे क्या हमारे पास इसकी वैल्यू है, जी बिल्कुल इसकी वैल्यू भी है। ठीक है, ये है 12। अब जरा ध्यान से यहां पर देखा जाए तो अगर मैं दो जो है वो कॉमन निकाल लूं, 2 कॉमन निकालने के बाद यहां पर जो बचता है वो क्या है, अरे भाई वो TSA है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से सीधा TSA निकल जाएगा। कैसे, 36 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 108 आया, उसमें से 12 माइनस किया तो सीधा TSA निकला। तो TSA की वैल्यू आपके पास यहां से कितनी आ जाएगी, 96। चलिए, ये रहा आंसर। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए। आपको यहां पर एक ये जरूरी सूचना दे रखी थी और एक ये। हो सकता है कि कर्ण का फॉर्मूला आपको ना आता हो तो लिख के रख लीजिएगा, सॉरी कर्ण का नहीं, विकर्ण का फॉर्मूला आपको ना आता हो तो ये घनाभ के केस में होता है। और अगर घन दे रखा होता है तो घन के केस में जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3 × में a। ठीक है, ये जो है ये किसका है, ये घन का है। ठीक है, और ये किसका है, ये घनाभ का है। ठीक है ना, बाकी आपके सामने है क्वेश्चन पूरा पूरा। हम आते हैं अगले सवाल। ठीक है, चलिए हाँ ओके। अब क्वेश्चन फिर से डिफरेंट टॉपिक। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन में करना क्या है, आपको क्वेश्चन में हमें निकालना है पेरीमीटर। ठीक है ना, यानी कि हमें यहाँ परिमाप निकालना है एक त्रिभुज का। अब परिमाप का मतलब ये होता है आपको जो भी आकृति दे रखी है उसकी सारी जो बाहरी भुजाएं हैं उनको जोड़ दो। ठीक है ना, यहाँ त्रिभुज कहा हुआ है तो भाई त्रिभुज 1 2 और 3 भुजाओं का होता है, जिसके अंदर मुझे A B और C दिए होंगे। A का आपको जो निर्देशांक दे रखे हैं वो 0 4 है, ये आपका 0 0 है और ये 3 0 है। अभी परिमाप की बात कर रहा है, नहीं मुझे भुजाओं की लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो जब मैं
यहाँ पर AC की लंबाई निकालने जाऊंगा तो आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, यहाँ हम पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहां पर आप लाइन की लंबाई निकालने के लिए, रेखा की लंबाई निकालने के लिए यूज करते हो दूरी का फॉर्मूला यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके अंदर आपका जो फॉर्मूला होता है दूरी का, वो होता है जो दूरी है वो बराबर होती है किसके, एक बार याद दिला देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो अगर मैं यहां पर ए बी की बात करूं तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर 0 होता है, काम खत्म हो गया। 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर होगा, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, आपने उस पर रूट लगाया तो वापस क्या आ गया 4, यानी कि ए बी कितनी है 4 है। फिर हम बात करते हैं बी सी की, तो हमने 3 में से 0 माइनस किया, 3 आया, 3 का स्क्वायर किया 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर किया 9 और 0 में 0 हो गया तो कुछ नहीं बचा, इसका रूट लगा दिया तो ये कितना आ गया 3। ठीक है, अब यहां आते हैं तो 0 माइनस 3 तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 माइनस 0 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और हमने इस पे रूट लगा दिया जो कि आपको रूट 25 देगा जो कि 5 होता है। अब इन तीनों को देखा जाए तो ये 4 यूनिट की है, ये 3 यूनिट की है और ये 5 यूनिट की है, तो कुल मिला के हमारे पास यहां पर जवाब बनता है 9 और 3 12। ठीक है, 9 और 3 12, इतना सिंपल क्वेश्चन था, बट ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके पिछले एग्जाम में ही आया था तो इसे यहाँ पर पुटअप किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब यहाँ पर फिर से क्वेश्चन हमारे पास जो है वो सेम टॉपिक से है। क्वेश्चन ये कहता है कि आपको दो बिंदु दे रखे हैं जिनको कि y अक्ष क्या करता है, विभाजित करता है, तो आप ये बताइए किस अनुपात में करता है। ठीक है, अब देखो यहां मैं पहले दो बातें बताना चाहता हूं। जब भी हम एक ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है, इसमें जब कोई लाइन इस तरह से बन रही है तो यहां पर ये एक जगह पे x के अक्ष को काट रही है और एक जगह पे y के अक्ष को काट रही है। ठीक है, अब ये x का अक्ष होगा, इसके निर्देशांक जो होंगे वो हमेशा सदैव x, 0 के फॉर्म में लिखे जाएंगे, यानी कि इसका y हमेशा 0 होगा चाहे x की वैल्यू कुछ भी हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हम इस x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट ले लें, यहां पर रहे, यहां पर या इधर चले जाए, हर जगह पे y की वैल्यू 0 ही आएगी। ठीक है, सिर्फ x की वैल्यू ही होगी। इसी तरह से अगर इसकी बात की जाए तो यहां हमेशा x 0 होगा, y चाहे कुछ भी हो। ठीक है, y चाहे कुछ भी हो। अब ये बात हमने क्यों सीखी, क्योंकि ये कह रहा है कि रेखाखंड कौन काटता है, y अक्ष काटता है। अगर रेखाखंड को y अक्ष काटेगा तो काटने वाला जो बिंदु होगा, अब देखो यहां पर क्वेश्चन को करने का तरीका, ठीक है, आपको एक ये A और ये B पॉइंट दिया हुआ है, ध्यान से देखना, बस समझने की बात है, बाद में आपको ये शायद ड्रॉ कभी करना भी ना पड़े। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट 5, -6 है और ये पॉइंट -1, -4 है। अब जो बिंदु इनको बांट रहा है, विभाजित कर रहा है, वो कहीं बीच में होगा। ठीक है, और वो y अक्ष पर है, तो अगर y अक्ष पर है तो कैसे लिखना है 0, y। अगर 0, y लिखना है तो मैंने इसे लिखा 0, y। करना क्या है, अनुपात निकालना है। जब भी अनुपात निकालना हो तो आप यहां पे k लिख दो और यहां पे 1 लिख दो। ठीक है, आप यहां पर k और उधर क्या लिखो 1 लिख दो। अब सुनो, y का मान तो मुझे मालूम है नहीं, तो मैं x के मान से काम चलाऊंगा। कहने का मतलब मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट ही निकालूंगा। तरीका क्या है, देखो y को -1 से मल्टीप्लाई, सॉरी k को -1 से मल्टीप्लाई करो तो आपने -1 को k से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो। क्या हो रहा है, जो हमने यहाँ पर k और 1 माने हुए थे, इसको हमने सिर्फ x वाले से ही मल्टीप्लाई किया है। लेकिन कैसे, इधर वाला इस तरफ वाले से मल्टीप्लाई होगा और इस तरफ वाला उधर वाले से मल्टीप्लाई होगा। ये अपने वाले पार्ट से मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, जो उसके दूसरा वाला बिंदु होता है उसके पॉइंट के जो निर्देशांक है उससे मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, इसलिए k मल्टीप्लाई हुआ -1 से, 1 मल्टीप्लाई हुआ 5 से, बीच में लगा दिया प्लस, अपॉन लिखा और यहां पे लिखो k और 1 और फिर से लगा दिया बीच में प्लस। ठीक है,
अब ये मैंने किसके लिए किया था, ये मैंने x के लिए किया था, क्योंकि x के लिए क्यों किया, क्यों 0 था, तो यहां लिख दिया 0। ठीक है, तो यहां से आता है 0 इज इक्वल्स टू -k+5 में k+1। ये यहां जाके मल्टीप्लाई होके 0 हो गया, तो 0 जो आ रहा है वो -k+5 आ रहा है, तो k की वैल्यू आ रही है 5। तो जो अनुपात आएगा वो आएगा 5/1। ठीक है, यहां हमने k माना था, यहां पर 1 माना था, इसलिए। तो बात यहां पर ध्यान रखने के लिए इतनी सी निकल के आती है कि अगर ये बिंदु बांट रहा है और यहाँ पे अनुपात mn है, तो ये जो n होगा वो यहाँ के निर्देशांक से मल्टीप्लाई होगा, और जो ये m होगा वो यहाँ के निर्देशांक से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, x वाले में x से और y वाले में y से। ठीक है, फॉर्मूला आपको पहले से ही आता है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास 5:1। जी हाँ, ये हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कुछ और अच्छे से बढ़िया सवाल लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपनी जॉब को सिक्योर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।